भारत का अफगानिस्तान को जो बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, ये नंबर उसको अयां करता है। रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ, तो हमारे तरफ से जंग रुका और अभी हालात कंट्रोल में हैं। कोई गुंजाइश नहीं पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुँचाए वो नहीं होने देगी। तो हालिया तारीख़ में दुनिया की हर रियासत एक ही बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ा करती है और बहुत ही कम रियासतें हैं जिनको जंग लड़ना पड़ भी जाएँ, जैसे रूस और यूक्रेन है या इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो झड़प रही वो भी हमने देखी, जो कि अख्ताम को पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है शायद जिसकी मिलिट्री, जिसकी अफवाज, जिसकी रियासत सबसे ज़्यादा हैविली इंगेज्ड है मिलिटरली। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सबके साथ ही झड़पें होती रहती हैं। और अब ये सूरत हाल है कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो हॉट था ही, हिंदुस्तान से तो हमने रिसेंटली एक जंग लड़ ही ली, लेकिन अब ये जंग अफ़गानिस्तान तक फैल गई है और एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल हमने पिछले 3 से 4 रोज़ के अंदर देखी, जिसमें जेट तैयारों ने बमबारियाँ की, एक दूसरे की बॉर्डर पोस्ट पर कब्ज़े करने के ऐलानात किए, फ़िज़िकली जाके पोस्ट पर हमला किया और उसको जो है वो कैप्चर किया। और साथ साथ ये कि डेथ टॉल जो इतना बढ़ गया कि शायद पिछले कई सालों में इतना बड़ा डेथ टॉल दोनों की झड़प के दरमियान रिपोर्ट नहीं हुआ जो कि हुआ। और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की रियासत को बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी तालिबान का भी सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक हफ़्ते में इतना कुछ हो जाता है कि शायद उस पर हफ़्तों बात करो तब भी वो कम है। तो इस सारे इशू को वैसे तो एक कमेंट्री में कवर करना इतना आसान नहीं है और इतना वायबल भी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे उसकी वजह कि बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं। ओवर द वीकेंड पाकिस्तान के अंदरूनी तालिबान यानी कि तहरीक लब्बैक की तरफ से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हुआ। वो क्यों हुआ? क्या वो किसी के इशारे पर आ गए या वो खुद आए? उनके मुतालबात क्या थे? उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने ज़्यादती की, रियासत ने ज़्यादती की, किसने किसको मारा? ऑपरेशन क्लीन अप जो हुआ रात को 3 बजे, गुज़श्ता रात की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद साद रिजवी के अरेस्ट की खबरें आती रहीं। एलिजिडली ये कहा गया कि उनको गोली लग गई है, लंबे लंबे डेथ टॉल के फिगर्स शेयर होते रहे, फेक वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रहीं। इस सब को इससे पहले कि हम क्लैरिफाई करें, अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। होता इस तरह से है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा से तालिबान को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझा था 90 की दहाई के अंदर। इनफैक्ट ये नारा लगा करता था, आपको मालूम है, कि तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। यानी कि चूँकि पाकिस्तान की दुश्मनी रही है हिंदुस्तान से और पाकिस्तान ने यह फ़ील किया कि 71 में ढाका बांग्लादेश को देकर एक नया मुल्क बनाकर उन्होंने हमें वूंड किया है, हमें ज़ख्म पहुँचाए हैं, तकलीफ़ पहुँचाई है, तो इसीलिए जवाब में हमने काबुल में रजीम चेंज को फैसिलिटेट करके तुमसे बदला ले लिया। काबुल अब हमारा हिस्सा है। इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के विज़न को हमने फॉलो किया, मुल्ला उमर की रजीम को सपोर्ट किया, हमेशा से उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और ओन भी किया, उनके साथ इंगेज भी किया। ये भूल गए कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया था, ऑफिशियली पाकिस्तान की टेरिटरी को लेजिटिमेट नहीं समझा था, 1893 की ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना था कि ये बॉर्डर है। और पिछले साल के बयान की अगर मैं बात करूं, जो कि अफ़गान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शेर मोहम्मद अब्बास की तरफ से दिया गया, वो ये था, वी विल नेवर एवर रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। इसके बावजूद सब भूल के ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के बयानात और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये कहना कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, ये सब कुछ करके देखा हुआ क्या? वो हिंदुस्तान से इंगेज करना शुरू हो गए, वो चाबहार की तरफ चल पड़े, तो एक एनमिटी की सिचुएशन बढ़ी। हमने डिपोर्टेशन भी की अफ़गान रेफ्यूजीज़ की। तो होता इस तरह से है कि ये मामलात इतने ख़राब होते होते इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, जिनको रोकने के लिए हमने उन्हें कहा था कि आपने जब ये इक़्तिदार संभाला है तो TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। चीन ने कहा था ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, दाइश के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। और होता इस तरह से है कि काबुल रिजेक्ट करता आया कि हमारे सरज़मीन से कोई दहशतगर्दी के हमले आपके ख़िलाफ़ नहीं हो रहे। तो सितंबर में यह हालिया कशीदगी का आगाज़ होता है। 13 सितंबर को 19 पाकिस्तानी पर्सोनल्स, फ़ौजियों की जान जाती है TTP की तरफ से, उन पर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान वार्निंग देता है कि अफ़गानिस्तान को अब कुछ करना पड़ेगा अगर उन्होंने हमसे मिलिटरीली इंगेज नहीं करना, तो अगर बातचीत से मामला सुलझाने हैं। तो 9 अक्टूबर को जब मज़ीद मामलात औरकज़ई में ख़राब होते हैं, पहले 8 अक्टूबर को हमला होता है औरकज़ई के अंदर, 8 पाकिस्तानी सोल्जर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मौजूद था जिसका नाम जुनैद तारिक था, उनकी भी डिमाइस होती है, उनकी भी जान जाती है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो औरकज़ई में हो रहा था उसमें एक मेजर की भी जान जाती है। टोटल डेथ टॉल 11 पाकिस्तानी फ़ौजियों की जान चली जाती है औरकज़ई में TTP की वजह से। 9 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली के फ्लोर पे कहते हैं इनफ इज़ इनफ, वी हैव हैड इनफ, मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते इतने बड़े डेथ टॉल को।
माइंड यू 2024 पिछले 15 साल में सबसे खूनी साल है डेथ टोल के लिहाज से, सिविलियन प्लस मिलिट्री कैजुअल्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 2500 पाकिस्तानियों की जान गई 2024 में टीटीपी और बीएलए की कलेक्टिव कार्रवाइयों की वजह से, जिसमें से 90% का शेयर टीटीपी का है। 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स में 2500 पाकिस्तानी पहले ही जा चुके हैं जान से, यानी कि ये साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ के 3000 लाशें हमें टीटीपी देने वाली है इस साल। और क्या करती है अफ़गान हुकूमत? कुछ भी नहीं। हमारी अपनी सारी गलतियां होंगी, लेकिन अब आकर इसको रोकना कैसे है, इसका कोई मैकेनिज़्म जब नहीं मिलता तो क्या होता है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की इस वार्निंग के बाद 9 अक्टूबर को यानी कि जुमेरात को पिछले हफ्ते एक्सप्लोजन्स, धमाकों की आवाज़ें काबुल और पख्तिका से आती हैं। रिपोर्ट ये करती है अफ़गान हुकूमत के जेट तैयारों से पाकिस्तान बमबारी कर रहा है, और ये रिपोर्ट किया जाता है कि नूर वली महसूद जो कि टॉप टियर लीडरशिप का हिस्सा है अफ़गान टीटीपी का, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ने इस पर कमेंट नहीं किया कि हमने उसको एलिमिनेट किया है या नहीं। वो ज़िंदा है या मर गया है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मेरे पास तो मौजूद नहीं है। बहुत से ट्विटर पे सोर्सेस कहते हैं कि वो मारा जा चुका है, मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा। हो सकता है मारा भी जा चुका हो, लेकिन वी विल हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। वेरिफिकेशन नहीं होती। ISPR ये भी नहीं कहता कि हमने जेट तैयारों से बमबारी की है, लेकिन अफ़गानिस्तान ये क्लेम करता है। अमीर मुत्तकी उस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पे मौजूद होते हैं, और हिंदुस्तान में मौजूदगी उनकी एक सिंबॉलिक जेस्चर तो था ही कि उस दौरान पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन साथ साथ ये कि आपको पता है कि रूस और हिंदुस्तान स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। रूस दुनिया की वो वाहिद रियासत है जो कि फुली तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज़ करती है। इंडिया ऐलान करता है कि हम काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, हम रीओपन कर रहे हैं अपनी एम्बेसी को 4 साल के बाद, यानी कि ताल्लुकात अब मज़ीद गहरे हो रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान के साथ जंग का समा है। तो इस हमले के बाद, जिसमें कई कैजुअल्टीज़, कई हलाकतें रिपोर्ट होती हैं अफ़गान सरज़मीन के ऊपर, 11 अक्टूबर की रात को क्लैशेस इंटेंसिफाई हो जाते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि बिला इश्तियाल फायरिंग अफ़गानिस्तान ने शुरू की, अफ़गानिस्तान कहता है पाकिस्तान ने शुरू की, और अफ़गानिस्तान कहता है कि 11 अक्टूबर को शुरू होने वाला हमला जो हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ बॉर्डर पोस्टों को कैप्चर करके किया, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, उसके रिज़ल्ट में हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया और 25 पोस्टों पर कब्ज़ा किया। 9 अफ़गान सोल्जर्स मर गए। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने 19 अफ़गान पोस्टों को कैप्चर किया। ISPR कहता है कि 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मार्टरडम जो है वो अचीव किया, और साथ साथ ये कि 200 तालिबान को एलिमिनेट किया है हमने इन क्लैशेस के अंदर। जिन जगहों पर फायरिंग हुई उनके नाम सुन ले: अंगूर अड्डा के ऊपर, बाजौड़ पर, कुरम में, धीर में, चित्राल में, और बाराम चाह में जो कि बलूचिस्तान में आता है, वहाँ तक ये क्लैशेस हुए। और पाकिस्तान ये कहता है कि जो पोस्ट हमने तबाह की हैं उसमें दुरानी कैंप है, उसमें मनोजपा कैंप है, इसके अलावा उसमें बटालियन हेड क्वार्टर है तालिबान का, इसके अलावा गजनवी हेड क्वार्टर है। अब तक हमने इन नामों में अपने मिसाइल रखे हुए हैं, ठीक है। वैसे हमारी जंग लग गई है, लेकिन इस हिस्ट्री को हम अब तक इरेज़ करने से हटे नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा नोशकी सेक्टर में, और साथ साथ असमतुल्ला करार कैंप जो स्पिन बोल्दक में है, जो सबसे बड़ी बेस कहला रहा था पाकिस्तान इसको, कि यहाँ से सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, इसको हमने तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान का क्लेम था। और ये भी बताया कि पेशीन में और ज़ोब में अफ़गान तालिबान घुसना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको घुसने नहीं दिया, यानी कि बलूचिस्तान में भी झड़प होती है। तो अमीर मुत्तकी वहाँ से बयान देते हैं कि हमने अपना बदला ले लिया है, हम मज़ीद क्लैशेस नहीं चाहते, और वो ये भी कहते हैं कि पीस लविंग पाकिस्तानीज़ के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इसके जवाब में तुरखम बॉर्डर बंद होता है, चमन बॉर्डर बंद होता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जंग भी लग चुकी है, मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं भी रुकवा लूँगा। वो और बात है कि वो नोबेल प्राइज़ के लिए तरसते रहे, वो किसी और को मिल गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं इस वॉर को भी रुकवाऊँगा। सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, ईरान ने बयान दिए कि रिस्ट्रेंट शो किया जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर दोनों साइड्स की बात आप ना भी मानें तो कम से कम 70-80 जानें चली गई दोनों तरफ की मिला के। लोकल्स के लिए इलाका मैदान जंग बन गया। और इसके साथ साथ टीटीपी की जो मॉन्स्ट्रोसिटी है, जो उनकी एक बेरहमाना कत्लेआम का तरीका है पाकिस्तान के अंदर, उसको रोकने का कोई दूर दूर तक अंदेशा नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ने इससे पहले भी मल्टीपल एफ़र्ट्स की हैं। जनरल असम्बली के इजलास में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आती है साइडलाइंस के ज़रिए, जिसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर्स थे चाइना के, ईरान के, पाकिस्तान के, रूस के, वो सब मिल के कहते हैं अफ़गानिस्तान को, वो रूस जो अफ़गानिस्तान को रिकगनाइज़ करता है, वो भी कह रहा है कि आप टीटीपी और दाइश के ख़िलाफ़ एक्शन लें। और हमें क्या बता रहे हैं अमीर मुत्तकी साहब, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब क्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं ही नहीं। तो वो रूस जो आपको रिकगनाइज़ कर रहा है, उसे भी क्या पाकिस्तान ने पागल बना लिया है कि टीटीपी के एलिमेंट्स हैं अफ़गान सरज़मीन के ऊपर।
चाइना को भी पाकिस्तान ने पागल बना लिया है, ठीक है, और ईरान को भी पाकिस्तान ने बेवकूफ़ बना लिया कि टीटीपी है, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वो बिल्कुल जो डिसमिस कर रहे हैं इस चीज़ को, वो इसीलिए कि वो चाहते नहीं हैं कि अपना हाउस इन ऑर्डर लाने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद में हमें मुंह की खानी पड़ जाए, इसीलिए क्योंकि दे नो कि देयर रेट इज़ वीक इन अफ़गानिस्तान, दैट्स वाई दे कैन नॉट कंट्रोल टीटीपी, दे कैन नॉट कंट्रोल दाइश खुरासान, दे कैन नॉट कंट्रोल ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और बहुत से इस तरह के फैक्शंस उनके कंट्रोल में नहीं हैं, तो उनको बगावत से बचाने के लिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अब होगा क्या जनाब, आगे होगा ये कि हमारे पास अब ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास अब ऑप्शंस ये हैं कि हम रीजनल कोऑपरेशन को मूव करें, चाइना, रशिया, ईरान को साथ बिठाएं और उन्हें बताएं कि जनाब ये 4000 लाश पड़ी हुई है हमारे पास, जो 5000 होने जा रही है दिसंबर तक, क्योंकि इस साल का डाटा अगर उसमें ऐड कर लें, ये 5000 लाश इस बात का सबूत है कि कुछ करना पड़ेगा इस खत्ते के अंदर। आपके यहाँ इंटरेस्ट हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, रूस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हिंदुस्तान तो किसी और फ्रेमवर्क के साथ अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहा है जो पाकिस्तान के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना है, तो उनसे तो बात हो नहीं सकती। वो और बात है कि वो आइडियल था कि हमारी हिंदुस्तान से अगर दोस्ती होती तो तालिबान कुछ भी ना कर पाते हमारे ख़िलाफ़, बिकॉज तब वो किससे जाके चाबहार बनाने की बात करते। नाउ तालिबान आर एंगेजिंग विद इंडिया फॉर एन अल्टरनेटिव फॉर ट्रेड, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान डिपेंडेंट है, उससे निकलना चाह रहे हैं। तो अगर ये कम्प्लीटली पाकिस्तान के स्फीयर से निकलता है तो उसके बाद तो आप भूल ही जाएं कि वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे, एंड दे हैव नथिंग टू लूज़, यू हैव मोर टू लूज़, यू आर अ न्यूक्लियर नेशन एंड यू ऑल्सो एस्पायर टू बी अ थ्राइविंग इकॉनमी, आपका पॉपुलस भी वाइब्रेंट है, आपकी सोसाइटी में इन कंपैरिजन टू अफगानिस्तान ओपननेस भी है, तो यू हैव मोर टू लूज़। वहाँ तो जंगी सूरत हाल हम देखते रहते हैं कि वही है, वहाँ कोई स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जिसको आप फॉर्मली रिकग्नाइज़ कर सकें। तो एक तो हमें रीजनल पार्टनर्स को इंगेज करके ये बताना है कि इनसे जान छुड़ाने के लिए, इनको टेबल पे बिठाने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करना है। दूसरा, ये काइनेटिक मीन्स तो अब करने ही पड़ेंगे अगर वहाँ से टॉप टियर मिलिट्री की लीडरशिप को वो मारना शुरू हो गए हैं, उसके अलावा तो रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन साथ साथ डिसएंगेज मत कीजिए काबुल के साथ, क्योंकि आपको दोनों मीन्स से प्रेशर एक्सर्ट करना है, और अगर हिंदुस्तान के साथ टेंशन्स डिक्रीज़ होती हैं उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चूँकि अभी हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे वो जनाब बैठे हुए हैं जो कहते हैं रोटी खाओ वरना मेरी गोली भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मजाक है, दो न्यूक्लियर नेशंस अगर लड़ पड़ें कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है उसमें। तो ये है जनाब सूरत हाल कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऑल आउट वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। इसको रोकने के लिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क को रीजनल कोऑपरेशन की तरफ लेके जाना है, ताकि उनको प्रेशराइज़ करें कि हिंदुस्तान की जो बाउंटी है वो खा के इतने ही माइंडलेस ना हो जाएं कि आप आए रोज़ जंग लगाएं बॉर्डर के ऊपर और कहें कि टीटीपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो आपने 4000 फाइटर कौन सा निकाला था जेलों से आके, वो कौन थे, किधर गए? ज़मीन खा गई है उसको, आसमान निकल गया, कहाँ गए हैं वो? और दूसरा, हमें इंटरनल कंसेंसस भी चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पख्तूनख्वा में बिल्कुल अग्री नहीं करती काइनेटिक मीन्स को यूज़ करने पर, उन्हें इंगेज करें, उनसे कहें कि अच्छा आप कहते हैं कि बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप ऑप्शन बताएं क्या है हमारे पास। पूरा फ्रेमवर्क हमें बना के दें कि अगर यहाँ पर ला के दोबारा टीटीपी को बिठाना है जो आप चाह रहे थे, तो उससे कैसे मामलात हल होने थे, कैसे वो सोसाइटी में इंटीग्रेट होते, पूछें उनसे। ये हो गया जनाब पहला मसला। दूसरा मसला है अंदरूनी तालिबान का, और आपको पता है कि 2017 में एक जमात सरफेस करती है नून लीग के इक़्तिदार को तोड़ने के लिए, जो कि 30 सीटों में उनका इलेक्शन ख़राब करती है। उस वक्त की जो फैज़ प्लस बाजवा रजीम थी, जो उसके बाद में छा गई और वन पेज बन गया, उन्होंने हज़ार रुपए के नोट भी दिए। तो 2017 में वो एहतजाज करने के लिए आते हैं इस्लामाबाद, और उस पर वो जो मसला बनाते हैं वो आप सबको मालूम है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी उसके ऊपर केस टेकअप कर लेते हैं। 2021 में वो फ्रांस के हवाले से केस लेके आ जाते हैं, पूरा मुल्क बंद करके जलाना शुरू कर देते हैं, मोटरवे को तोड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, क्योंकि जब भी ये सड़क पर निकलते हैं तो 8 से 10 पुलिस वाला की जान जो है वो चली जाती है। इट इज़ द कॉमन एवरेज। वेन एवर दे विल कम ऑन रोड्स दे विल ब्रेक द पब्लिक प्रॉपर्टी, डू आर्सन, ब्लॉकेड ऑल द रोड्स, और पूरे निज़ाम को जैम करेंगे। और डिमांड क्या होती है जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि 2021 का मार्च हो, 2021 अक्टूबर का एक और मार्च हो जिसमें कहा गया फ़्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो। ये पता नहीं था कि फ़्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान में होता ही नहीं है, ठीक है। और अब जुलाई 2024 का मार्च, तो 2.5 साल से एक जंग लगी हुई थी, तकरीबन दो साल से फ़लस्तीन में, गज़ा में, जिसमें 70,000 बंदा IDF ने सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया और किसी को कुछ याद नहीं आया। तो जब मुआहदा हो गया ना, 20 पॉइंट्स आ गए, और आज सुबह की डेवलपमेंट की बात करूं तो हमास ने कैदियों तक को छोड़ दिया, इजरायली कैदियों को, जंग बंदी हो गई, सब बैठ गए,
बंदूकें खामोश हो गई, तो एक जमात ने कहा कि हमें अब यकजहती दिखाने के लिए बाहर आना है। तो जनाब सॉलिडारिटी मार्च अनाउंस होती है, एजेंडा पूछा जाता है, तो एजेंडे के लिए उनके जो मेंबर हैं अलामा इरफान, वो कहते हैं हमारी कोई डिमांड्स ही नहीं है, हम तो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आ रहे हैं। और इस ऐलान के फ़ौरी बाद तलाल चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि हमास इसराइल का मुआहदा हो गया, अब आपको सॉलिडारिटी याद आ गई है। ये हुआ क्यों? मेरा एनालिसिस ये है कि सोशल मीडिया पे प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया था। थैंक्स टू पीटीआई ने एक पूरी जमात को बाहर निकाला है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की प्रेशर गालियाँ जो वर्बल फायरिंग वो करते हैं, क्योंकि वो जिसको टारगेट कर लें उसका जीना हराम करना उनका फ़र्ज़ इसीलिए है कि आर्ग्यूमेंट तो होता नहीं है उसमें ये होता है आपकी बहन, आपकी माँ, आप लिफाफा, आप पटवारी, आप बिक गए, आप चोर, आप डाकू, आप बूट पॉलिशिए। ये नहीं पता कि अपनी लीडरशिप की तमाम तैयारी और पैदावार ही 4 नस्लें इस्टेब्लिशमेंट की करके यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। और 6 में से 5 वजारतें आप डायरेक्ट पिंडी से लेके बैठे हुए थे 2018 में। और आपके नामवर तरीन सहाफ़ी वो हैं जो कि मुंह खोल के कहते हैं कि हमें जब बुलाया जाता था सेफ़ हाउसेज़ में ब्रीफिंग के लिए तो हमें फ़ाइलें दी जाती थीं, वो सब ठीक हो गया, वो सब ख़त्म हो गया। तो जनाब उन्होंने इतनी गाली दी टीएलपी को, इतनी गाली दी कि देखो सेनेटर मुश्ताक चला गया, तुम बैठे रहे, तुम मिले हुए हो। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा प्रेशर बिल्ड हो गया कि रिजवी साहब ने भी कहा कि उन जाना ही पैना है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ गेटिंग प्रेशर फ्राम द सोशल डिस्कोर्स। और दूसरा ये कि एक आर्गूमेंट ये भी था कि ऑर्गेनिकली तो ये लोग कभी बाहर नहीं आते, तो कोई इशारा हुआ होगा कि बाहर आ जाएं, प्रेशर एक्सर्ट होगा, हुकूमत पे कोई बात मनवा ली जाएगी। लेकिन उसका एंटी क्लाइमैक्स हमने देख लिया। अगर तो उसमें कोई जान होती तो फिर ये क्रैकडाउन तो ना होते, क्रैकडाउन तो नहीं हो सकते। 17 में क्रैकडाउन तो नहीं हुआ, उसमें तो 1000 के नोट मिले थे क्योंकि मकसद था नून लीग को तोड़ना। अभी अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव होता तो ज़ाहिरी बात है फिर क्रैकडाउन ना होता। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो हमने ये ज़रूर सुना कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया केस कि आप देखें जो करना है आप करें। तो जनाब 8 अक्टूबर को पहले इनका जो हेडक्वार्टर है लाहौर में, उस पर क्रैकडाउन होता है, अरेस्ट होते हैं। 10 अक्टूबर फ्राइडे को मार्च निकालने का ऐलान करते हैं रिजवी साहब कि हम अब मार्च करेंगे और यूएस एम्बेसी की तरफ करेंगे। ठीक है, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में जो है वो ट्वीट करती है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो भी अलर्ट पर होते हैं कि हमारी बारी ना आ जाए कहीं। ठीक है, और इसके अलावा बाद में जब मार्च का आगाज़ होता है, हैवी शेलिंग होती है शादरा के अंदर और खंदकें खोद दी जाती हैं, क्योंकि ये जब भी इनको रोकना होता है ना तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना पड़ता है। फिर मेट्रो के ब्रिज हों, शीशे हों, कुछ नहीं बचता। जहाँ जहाँ से ये मार्चेस गुजरी हैं मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ गाड़ी चलाने को ना सड़क बचती है, ना कोई दुकान बचती है। पंजाब गवर्नमेंट का भी क्लेम है कि 25 से 30 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स जो हैं वो शहरियों की चोरी हो गई, कहाँ गई नहीं पता। और टीएलपी ने क्लेम किया कि हमारे 10 वर्कर्स की जान चली गई है क्लैशेज़ में। पिंडी में लॉकडाउन कर दिया, इस्लामाबाद में लॉकडाउन कर दिया। तसव्वुर कीजिए ऐसा कभी हो सकता है कि आप अमेरिका में लैंड करें, न्यूयॉर्क में इंटरनेट नहीं आ रहा, यूके में लैंड करें, लंदन में 4G सर्विस नहीं आ रही, दुबई में लैंड करें तो शहर के दरमियान में कंटेनर खड़ा हुआ है, कह रहे हैं चलो जाओ यहाँ से। 2 दिन तक इन्होंने, बिकॉज आई सॉ इट माई सेल्फ, इस्लामाबाद लाहौर में ब्लॉकेडिंग, बैरिकेडिंग, ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद को जैम कर दिया। जरील हो रहे हैं शहरी सड़कों के ऊपर, कोई एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, हाथों पे उठा के अपने बीमार बच्चों को लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं और रास्ता नहीं है घरों को जाने का, मैप चला नहीं सकते, लोकेशन ढूंढ नहीं सकते। क्या वजह है? यकजहती दिखानी है, यकजहती दिखानी है, 50,000 मील दूर यकजहती दिखानी है जब सारी जंग ख़त्म हो गई है उसके बाद में। और मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि किसी के ऊपर जबर करना चाहिए या नाहक कत्लेआम कारकुनान का होना चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की जान गई है वो ठीक गई है। मैं ये कहूँगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आर्सन किसने किया, ताकत का इस्तेमाल किसने किया। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लाहौर ने 110 टीएलपी के वर्कर्स को 12 रोज़ा रिमांड पे क्यों भेजा? मेरा सवाल है उन लोगों से जो चीख रहे हैं, क्यों भेजा कोर्ट ने? इसीलिए कि कुछ किया होगा जनाब। इसके साथ साथ क्या है कि बॉर्डर टेंशन चल रही हैं, गवर्नमेंट ने ये अपील की कि जंग लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, मेहरबानी करें। उन्होंने कहा नहीं रुकना, हम तो आ रहे हैं, हमसे टॉक्स कर लो। अब टॉक्स के हवाले से क्या चल रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लेम है कि जनाब शहजाद नवाज़ जो कि SHO थे शेखुपुरा के, उनको इन लोगों ने इतना वायलेंटली बुलेट वूंड से इंजर्ड किया कि उनकी जान गई है।
पुलिस कहती है कि 3 TLP वर्कर्स का टोटल डेथ टॉल है, यानी कि 3 की जान गई। इंटरनेशनल मीडिया कोट कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात तो नहीं करूँगा। फ्रांस 24 कहता है टोटल 5 कैजुअल्टीज़ यानी कि 5 जानें गई हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहता है 4 गई हैं। इंडिया जो कि टोटली इस मार्च को एग्जैजरेट करके रिपोर्ट कर रहा था, वो भी ये कह रहा है टोटल 10 जानें गई हैं। तो पहली बात, सोशल मीडिया के ऊपर जो हज़ारों के नंबर हमेशा की तरह से आ जाते हैं, थोड़ी शर्म करें, मज़ीद मामलात को ख़राब ना करें। और दूसरी बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात है, डेमोक्रेटिक राइट्स वो पार्टी क्लेम कर सकती है जो डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज़ करने निकली है, उस पर यकीन करती हो इन द फर्स्ट प्लेस। अगर तो कोई ये कहता हो कि माइनॉरिटीज़ को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना है, अगर तो कोई यूनिवर्सिटियों में ब्राइट स्टूडेंट्स को लिंच करने के बाद जब उसके कातलों को बाहर निकाल के जश्न मना रहा है, अगर कोई ये कहता है कि सिस्टमेटिक इरेजर हो जाना चाहिए नॉन बिलीवर्स का, ठीक है, जड़ावाला के अंदर चर्चों का बॉनफायर किया, और कितने केसेस में गिनवाऊँ प्रियंका कुमारा से शुरू हो के कहाँ कहाँ तक बात ना करें। भट्टे पे जलने वाला एक कपल जिसकी बीवी जिस बंदे की क्रिश्चियन प्रेग्नेंट थी, ये सब जो लोग सोशल मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं फेयर ट्रीटमेंट, किधर थे उस वक्त? किसके लिए हम आंसू बहाएं जो आर्सनिस्ट प्रोग्राम लेकर आते हैं? इतना खौफ में मुब्तला कर रखा है कि पूरा मुल्क जैम करके गाड़ियाँ तोड़ना। मेरी अपनी फैमिली मुतासर हो चुकी है 2 से 3 मरतबा इनके प्रोटेस्ट में, 24 घंटे तक फंसा के मुंह पे डंडे मारना, स्क्रीनें तोड़ देना बसों की, जलसों में खड़े होकर सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को ललकारना। इसके अलावा ये कहना बगावतें होनी चाहिए, इसके अलावा ये कहना कि जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं इनको भी देख लेंगे, गालियाँ देना। ये डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है? ये वो फ्रैंकनस्टीन है जो इस रियासत ने रेज़ किया पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए और अब गले पड़ गया। हमेशा की तरह TTP से शुरू हो जाएं, MQM तक चले जाएं, तहरीक लब्बैक तक आ जाएं और PTI तक आ जाएं, जो क्रिएट किया ना गले पड़ा है उसके बावजूद। लेसन क्या सीखा? सिफर, कुछ भी नहीं। और प्रेशर ग्रुप के तौर पे इनको सर्वाइव करवाना भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए एज़ फार एज़ द इशू इज़ कंसर्न दैट वी हैव टू मोर्न एंड बी really melancholic about the loss of a party that believes in the erasure of the entire minority of Pakistan, religious minority, शक्लों पे गोलियां मारने वाले। I think we have to be a bit indifferent. If you disagree with me, it does not matter at all. लेकिन हमें इस तरह से इनको इरेज नहीं करना। मैं ये भी नहीं कहता कि जबर का इस्तेमाल किया जाए। To really get rid of these elements, you have to de-radicalize the mind. Because I said this when their former leader died a couple of years ago, 3 years ago. I said this that he is dead but radicalism is alive. आपको उस दिमाग को रिफॉर्म करना है जो कि इनका ईंधन बनता है, और ये टूल की तरह उसको इस्तेमाल करके फेंकते हैं। कितने लोग मॉल टाउन में मरे, कितने लोग पहले इनकी रैलीज़ में मरे, दीगर जमातों के लिए मरे, किधर हैं आज? ये सॉलिडारिटी के लिए जिनकी जाने गई हैं उन्हें क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसे ख़त्म करने के लिए हमें दिमागों को डी-रेडिकलाइज़ करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन को आम करना पड़ेगा। आई विल कॉल ऑन द अथॉरिटीज़ टू बैन दिस पार्टी वंस एंड फॉर ऑल, because it is cancerous for the progressive program of a future of this country. We can never go together with this party. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने रेडिकल एलिमेंट्स की मौजूदगी में ये मुल्क कहीं पर पहुंच जाए। और अगर ये करना है तो आपको आयरन हैंड तो लेके आपने देख लिया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है रिफॉर्म, दिमागों पे काम करना, ओपननेस क्रिएट करना, इनके फियर को कम करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए थे उसको जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ